चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखो, जैसे कि हमने प्रीवियसली प्रीवियसली क्या अभी थोड़ी देर पहले राइट आईसीडीआर के रिगार्डिंग कुछ बेसिक बेसिक सिचुएशन डिस्कस करा था। वो हमारा सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, क्या था बेटा? अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, बड़ा इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं इसका एक ही पार्ट कराऊंगा, दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि उसमें समय लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह हमें डिस्कस करने हैं। तो अभी के लिए हमें कुछ सिचुएशन अंडरस्टैंड करना। अब एक काम करें, लिखे मेरे साथ। 5 क्यों लिखा ना? लिखो, द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 apply to various types of issues in the capital market. ठीक। अच्छा, एक सेकंड, शायद मेरा एक स्टूडेंट पास हो गया। प्रोफेशनल ग्रुप 1। इसके हैं ग्रुप 1 में एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस में 53, ड्राफ्टिंग पेडिंग में 59, सी एस आर में 45, 205। नहीं, इसमें देख आ जाता है, थोड़ी देर पहले आया। हाँ, 205।
रुक जाएगा। 4 45 भी तो बोले। 53 59 48 45। पास हो गया ना। बस यही थी। लड़का। दो बजे तो आता ही है, मतलब 4 5 मिनट पहले आ जाता है। जैसे अभी आ गया ना। 11 तो बजे नहीं, बट आ गया था। 2 बजे आएगा एक्जी का। नहीं, खा ले। और भी बच्चे थे यार, सुमित रजनी वजनी। शायद इनका भी हाँ। देखो दोस्तों, अभी ये कुछ एप्लीकेबिलिटी की बात करा, आईसीडीआर रेगुलेशन 3 बात करता है जी कौन कौन से सिचुएशंस में हमारे आईसीडीआर के रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। तो कहता है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 अप्लाई टू वेरियस टाइप ऑफ इशूज, ठीक है, इन द कैपिटल मार्केट। जैसे ऑफ कोर्स अगर कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आ रही है, वेदर इट इज और वेदर इट इज एफपीओ, तो आईसीडीआर की रेगुलेशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अच्छा, राइट इशू को लेके थोड़ा सा बेसिक सिचुएशन क्या देखो। अगर इशू कौन सा है, कौन लेके आ रहा है, वह जहां उसकी एग्रीगेट वैल्यू कितनी है, 50 करोड़ उससे ज्यादा, तो आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। या फिर आप राइट इशू लेके आ रहे हो किसका बेटा, आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का, तो आपके लिए आईसीडीआर के रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएंगे। हालांकि जब हम इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पे और अंडरस्टैंड करेंगे इसको, तो इतना याद रखना, राइट इशू 50 करोड़ या उससे ज्यादा की वैल्यू का आ रहा है तो क्या होगा बेटा, अदरवाइज से कम का तो फिर आईसीडीआर आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल इशू लेके आ रहे हैं, क्यूआईबीज को, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ रहे हैं, किसको बेटा, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को, आपको आईसीडीआर की रेगुलेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। या स्पेशलाइज प्लेटफॉर्म, जैसा समटाइम आईपीओ कौन लेके आ रहा है, एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ लेके आ रही है। नहीं नहीं, वो नहीं बेटा, यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। या फिर आप कहाँ कर रहे हो, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, याद है ना, पढ़ा था हमने। तो अगर इस प्लेटफॉर्म में आप आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो भी बेटा आपको आईसीडीआर की रेगुलेशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अदर इशू में ऑफकोर्स आप क्या लेके आ रहे हैं बेटा, गवर्नेंस इशू लिस्टेड कंपनी लेके आ रही है, तो आपको आईसीडीआर की रेगुलेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। समझ में आया। आईपीओ और एफपीओ के बीच का डिफरेंस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। हाँ जी, एक पॉइंट लिखिए। कॉम्प्लाइंस टाइमलाइन। चलो यार, ऐसे ही भैया तुम्हारा रिजल्ट भी आए, सारे बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, सर हम पास हो गए। अच्छा, कहीं भी बोलो लेकिन रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहे। हाँ, तुम्हारी फोटो लगानी है, ब्लर कर देना है। नहीं लगानी है, बताओ, ब्लर कर देनी है। ठीक।
देखो। हम्म। ये जो दिन है ना, ये दो चीजों के लिए है। एक तो या तो आप बहुत खुश हो जाओगे, या तो आपका दिन दुखी हो जाएगा। अब दुखी इसलिए नहीं होगा कि तुम पास नहीं हुए हो, दुखी इसलिए होगा कि लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे होंगे अपने पास होने के। वो ज्यादा दुख देता है, और फिर लिंक्डइन ओपन कर लो गलती से तो वो और डबल दुख देता है। समझ रहे हो? तो इसलिए कोशिश करना कि पास ही हो जाओ भाई। चलो यार, थैंक यू। देखो भाई, कहता जी, अंडर द आईसीडीआर रेगुलेशन, issuer must satisfy specific conditions at two critical stage of issuance of the process। मतलब आपको कब कंप्लायंस फुलफिल करने हैं? पहला, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, क्या बेटा? डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब आप फाइल कर रहे हैं तो आपको कंडीशंस क्या करनी पड़ेंगी? फुलफिल करनी पड़ेंगी। एंड जब आप बेटा इस ड्रा जो ऑफर लेटर है इसको आप किसको भेजोगे बेटा? आरओसी को, रजिस्ट्रेशन के लिए या स्टॉक एक्सचेंज के पास, तो उस समय आपको कॉम्प्लायंस को फुलफिल करना है। मतलब सिंपल सी बात है, आपके कॉम्प्लायंस कब तक फुलफिल हो जाने चाहिए सीडीआर के कंडीशंस? जब आप अपना डीआरएच पे फाइल कर रहे हैं, किसको? सेबी को। या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, किसको बेटा? आरओसी। ठीक है ना? चलिए, अब एक रेगुलेशन और पढ़ेंगे, रेगुलेशन 5। हेडिंग लिखो।
जो आपने बोला। हो गया। देखो जरा, जैसे यहाँ पे एक रेगुलेशन आती है 5, क्या है बेटा? ये हमें ये डिस्क्राइब करती है बेटा कौन कौन कंपनी या पर्सन अलाउड नहीं है आईपीओ लाने के लिए। राइट, यानी कि कंपनी को यहाँ पर क्या है, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाला हुआ है। किसमें डाला हुआ है बेटा? इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सभी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 कहते हैं कुछ एंटिटीज या फिर इंडिविजुअल्स आर रेस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम एक्सेसिंग का बेटा प्राइमरी मार्केट थ्रू किसके जरिए? आईपीओ। जो सबसे पहले केस नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे क्या बेटा? एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ, मतलब कौन सी एंटिटी है जो एलिजिबल नहीं है आईपीओ लाने के लिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एन इशूअर इज नॉट एलिजिबल टू मेक एन क्या बेटा? आईपीओ अगर वो इशूअर या उसके प्रमोटर या उसके प्रमोटर ग्रुप में से कोई पर्सन या उसके directors किसी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस या अंडर दिस क्लासिफिकेशन में फॉल कर रहे हैं। जैसे सेबी ने आपको डिबार्ट किया हुआ है, डिबार्ट मतलब बैन किया हुआ है इन द स्टॉक मार्केट। ऑफ कोर्स यू हैव डन समथिंग जो अगेंस्ट द सेबी गाइडलाइंस था, तो सेबी ने आपको क्या कर दिया बेटा? डिबार्ट कर दिया। या आपका एसोसिएशन है एक ऐसी एंटिटी को जिसको डिबार्ट किया हुआ है, जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज हो जाते हैं, सब्सिडरी कंपनी हो जाते हैं, एसोसिएट कंपनी हो जाते हैं, ठीक है? तो आप इनके साथ एसोसिएशन में है और वो ऑलरेडी क्या है बेटा? डिबार्स है मार्केट से, तो भैया आप भी क्या हो जाएंगे? इन एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है? या फिर समवन हु इज विलफुल डिफॉल्ट, तो जिसने जानबूझ के क्या करा बेटा? डिफॉल्ट किया है। या फिर आप क्या पे क्या? फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है क्या बेटा? फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ये होते क्या है सर? बाकी को तो पता ही होगा। अच्छा, तो इसके बारे में पता है आपको? फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है? तो कहते हैं एक लिख लो उसके बारे में, अ पर्सन अगेंस्ट whom an arrest warrant has been issued for committing a specific economic offense involving 100 crore or more, and who has left India to avoid criminal prosecutions, refuse to return to India to face criminal prosecution। कोई नाम याद आ रहा है आपको? विजय माल्या।
अच्छा, देखो जरा, ये कॉपी किया आप लोगों ने। हम्म। तो सिंपल सी बात है सर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। क्यों? क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑफेंस किया था जिसकी वैल्यू 100 करोड़ से क्या है बेटा, ज्यादा है ना, और वो इंडिया छोड़ के जा चुका है, और इंडिया वापस आने को रेडी नहीं है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिक्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। और ऐसे लोग भी अलाउ नहीं है बेटा आईपीओ लाने के लिए। एक नोट पॉइंट लिखो जरा, exception to debarment restrictions, exceptions to debarment restriction। लिखा? तो लिखो, the restriction related to debarment, the restriction related to debarment shall not apply, shall not apply if the period of debarment is already over, full stop। ठीक है, समझ आया? पक्का? तो सुनो, जैसे मान लो मैंने सेबी ने 3 साल के लिए किसी को डिबॉर्ट किया है, 3 साल बीत चुके हैं, क्या उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर। चलिए आज का इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं।